नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले माफी चाहूंगा, 12 बजे वाली क्लास है लेकिन 12 बजे नहीं दे पाया। आप लोग सभी जानते हैं नए दिन चल रहे हैं और नए दिनों में काम बहुत होते हैं, तो ये क्लास 12 बजे से थोड़ी लेट जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसा अपन ने रीट का निःशुल्क बैच शुरू किया तो शुरू किया शैक्षिक परिदृश्य से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बोझ लेकर विद्यार्थी चल रहे थे कि ये कैसे होगा, इसमें क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अपन ने उसको शुरू ही नहीं, न सिर्फ शुरू किया है बल्कि पूरा भी कर लिया है। आज की क्लास के बाद में आपके शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार वाला जितना जो टॉपिक है, जितने चैप्टर है, सारे बहुत विधिवत तरीके से पूरे हो गए। आप चाहे कहीं से भी अभ्यास करें, प्रश्न मिलाकर देखें, आपको बहुत संतुष्टि महसूस होगी और आप अन्य विद्यार्थियों से अपने आप को आगे पाओगे। तो यही कारण है, अपने आप लोगों का प्रेम है और अपना चल रहा है। अब जो है साथियों, इस पोर्शन के बाद में अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान, जो उसमें भी काफी सारे नए टॉपिक जुड़े, जैसे कि अनुसंधान केंद्र है, खेल खिलाड़ी है, बहुत सारे और नए टॉपिक जुड़े, प्रतीक चिन्ह है, ये सारी चीजें जो है अपन पहले कवर करेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। कई विद्यार्थी कह रहे कि सर आईसीटी पहले करवाओ। अब देखो, हर विद्यार्थी की अलग पसंद होती है, लेकिन हमें जो है एक निश्चित क्रम फॉलो करना होगा। ये जरूर कह रहा हूं कि करवाऊंगा जरूर, लेकिन जब उसका नंबर आएगा अपने आप मिल जाएगी। तो आप मतलब अपनी ऊर्जा का जो है संचय करें, अनावश्यक उसे खर्च न करें कि सर ये पहले वो पहले। सब कुछ होगा लेकिन अपने तरीके से होगा, विधिवत तरीके से। आपको कुछ कहने की बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा परोसा जा रहा है आपके सामने, आपको तो सिर्फ खाना है, ठीक है ना। तो ऊर्जा को संचित करें और पढ़ने में लगाएं। अब ये कमेंट्स में सर ये वो सारी चीजें हो रही है, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना ही है। आप इधर उधर ऊर्जा को खर्च ना करें, सही जगह पर इन्वेस्ट करें। चलिए साथियों, आज का जो टॉपिक है अपना, वो है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, यानी कि आरटीई के तहत जो प्रवेश दिए जाते हैं। ठीक है, आरटीई के तहत अपन ने पढ़े हैं 2009 अपने जो है अधिनियम 2009 के अंतर्गत भी पढ़ा, और राजस्थान के संदर्भ में अधिनियम अपने 2011 के अंतर्गत भी पढ़ा। तो आरटीई के तहत जो कुछ प्रावधान के तहत दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, कहने का मतलब। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं साथियों इस टॉपिक को। आरटीई 2009 के अंतर्गत साथियों यदि देखा जाए, अपन तुलनात्मक चल रहे हैं, ठीक है, कि आरटीई 2009 निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत यदि पूछे तो वो भारत के संदर्भ में हो जाता है। 2009 के तहत पूछे तो धारा 12 क और उसमें भी ग के अंतर्गत ये प्रावधान है कि आरटीई के तहत 25% बालकों को निःशुल्क अपने क्या करना है, एडमिशन देना है, प्रवेश देना है निःशुल्क। किसमें? निजी संस्थाओं में। और वो कौन से होते हैं? दुर्बल बालक, अभावग्रस्त बालक, असुविधाग्रस्त बालक, वो होते हैं सारे। ठीक है, तो ये एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो ये यहीं से आएगा, ठीक है ना, आपके कि ये पूछ सकते हैं कि आरटी 2009 के तहत किसके अंतर्गत जो है, किस धारा के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश की बात है। तो 12 के और ग, ठीक है, 12 एक और ग, ये ध्यान रखना। ठीक, यदि यही चीज 2011 के संदर्भ में, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि राजस्थान में देखो आरटी की धारा 38 के उसको काम में लेकर कुछ संशोधन करके इसको लागू किया गया, तो ये 2011 के नाम से जाना गया। तो यहां पे जो है साथियों, यहां पे यदि पूछते हैं आपको तो कुछ भी नहीं करना है, 11 से 1 कम कर लेना और 10 याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 10 याद रखना है, नियम 10 के तहत। और यहाँ पे ना आरटी 2009 जब मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि 12 दूना 24 नहीं, अपने करना है 25, ये बताया था, और इस तरीके से आपको याद हो रहा है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 11 से 1 कम करना है तो 10। तो मोस्ट जो संभावना रहेगी प्रश्न बनने की वो यहां से ज्यादा रहेगी। या तो राजस्थान के संदर्भ में धारा पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं। अब जो एडमिशन जो होते हैं वो कितने प्रतिशत सीटों पर होते हैं? 25%। ये सामान्य प्रश्न है, ये सभी के सही होगा यदि बनता है तो, ठीक है ना। लेकिन ये गलत करने वाले सीधे पिछड़ेंगे। तो ये 25% तो आपको कहीं कोई इसके बारे में डाउट रखना ही नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो निःशुल्क प्रवेश होंगे तो बालकों के जो शिक्षा पर जो खर्च होता है उसका जो है वहन कौन करेगा, जो व्यय होता है उसका वहन कौन करेगा? फीस पुनर्भरण। तो ये अपन ने जब 2011 वाला अधिनियम पढ़ा उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो ये जो फीस पुनर्भरण है साथियों, यदि इसके अंदर बात करें आरटी 2009 में, तो धारा 12(2) के अंदर इसका प्रावधान है कि सरकार द्वारा ये वहन किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? और सरकार में भी यदि पूछे, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है ना, राज्य सरकार द्वारा ये वहन किया जाता है। और 11 के अंदर जो है, नियम 11 के अंदर ही ये इसका उल्लेख है।
तो 2000 राजस्थान के संदर्भ में नियम 11 के अंदर है कि इसे वहन कौन करेगी, सरकार करेगी। और यहाँ पे अपने जो है 2009 वाली है आरटी 2009, उसमें 12(2) के अंतर्गत ये है। तो ये कुल मिला के ये जो स्लाइड है ना, ये दिख रहा सिंपल है, ये जो है मैं निचोड़ निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए, जो प्रश्न सीधे बनते हैं। ये दिख रहा सिंपल है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पूरी स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपन ने क्या समझा है कि सबसे पहले प्रवेश जो देंगे 25%, वो किसके अंतर्गत देंगे, तो 2009 के धारा आरटी 2009 के अंतर्गत धारा 12(1)(ग) में, और 2011 में 1 कम करके 10 याद रखना है, 25% सीटों पे एडमिशन देना है। वे जो होगा वो उसका पुनर्गठन राज्य सरकार करेगी। इसमें 12(2) कहते हैं और इसमें 11 के अंतर्गत ये प्रावधान है, ठीक है। कहीं कोई समस्या है क्या? कहीं भी नहीं होगी। अब थोड़ा सा आपको याद ही करना होगा, बाकी क्या है निचोड़ तो निकाल के आ गया है। अब देखो प्रवेश सत्र, यानी कि ये इसके अंतर्गत जो 25% ये सीटें हैं, इस पे प्रवेश कब से शुरू किए गए, 2012-13 से शुरू किए गए, ठीक है ना। एक एक चीज मैं सीधा निकाल के दे रहा हूं आपको, सीधी याद ही करनी कि ये सारी चीजें पढ़ ली। इसके बाद में फिर प्रश्न बनता है कि प्रवेश कब से दिए गए। भाई अपन जब पढ़ते थे, जैसे अपने एडमिशन मेरा पहली में हुआ होगा तब नहीं था ये प्रावधान, ठीक है ना, बाद में धीरे धीरे होती है ये, क्यों आरटी तब लागू नहीं हुआ तो प्रावधान कहां से होगा। तो फिर ये जो है 2012-13 के अंदर शुरू किया गया। अब इसमें क्या है, ये मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब श्रम साध्य है, यानी कि बहुत सारे कार्य होते हैं इसके अंतर्गत। अब इतने कार्य हैं तो वो सारे कैसे किया जाए, तो इसको ऑनलाइन करने की सोची कि ये जो है प्रवेश फॉर्म है वो भी ऑनलाइन भर जाए और ऑनलाइन ही सारी सूचना आ जाए। स्कूल वाले भी ऑनलाइन एक साइट पे चढ़ा दे, पोर्टल पे, वहां से देख ले, फिर लॉटरी सिस्टम से चयन हो जाए, फिर जो आपके जैसे प्रक्रिया होती है ना उस तरीके से, तो काफी आसानी हो जाएगी। तो फिर क्या किया कि कुशल मॉनिटरिंग हेतु सत्र 2013-14 से कार्य ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया। अब देखो प्रवेश देने का कार्य 2012-13 में, जब 12-13 में शुरू किया तो इनको परेशानी आई काफी सारी, तो फिर 13-14 से क्या कर दिया कि ऑनलाइन वाला काम दे दिया। ये इस तरीके से याद, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब ऑनलाइन दे दिया, अब ऑनलाइन दिया तो भैया ऑनलाइन करे कौन, भाई कोई ना कोई कंपनी तो होनी चाहिए जो ऑनलाइन संभाल सके। जाने थे जीजीडी ऐप माते प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब प्रैक्टिस करो तो मैं जीजीडी ऐप कोई तो कोई टेक्निकल कोई हुई बंदा जिन्हों बनाई, तो इसलिए जो है इसका मतलब पोर्टल तैयार कौन करे, तो इसका कार्य दिया गया एनआईसी को, ठीक है। एनआईसी द्वारा इनके पोर्टल तैयार किया गया। एनआईसी का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। और ये जो जैसे अपनी शिक्षा विभाग की साइट है शाला दर्पण, ठीक है ना, ये शाला दर्पण की का ही होम पेज जो होता है उसका मैं स्क्रीनशॉट काट कर लगाया है मैंने यहाँ। तो एनआईसी की यहाँ पे आप फुल फॉर्म भी देख सकते हो, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, याद कर लेना, अच्छी चीज है। और शाला दर्पण की जो मतलब साइट बनी हुई है, जो पोर्टल बना हुआ है, वो भी एनआईसी के द्वारा ही संचालित है, ठीक है ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन इसकी है। तो यहाँ ये स्लाइड अब मतलब दिख रहे बिल्कुल कम है कि ये क्या है, ये तो आसानी से याद हो जाएगी चीजें, लेकिन ये जो है एक निचोड़ निकाल कर लाया हुआ है, तो इसे हल्के में मत लेना। ऐसी क्लासेस आप, हालांकि मेरे कहने का काम नहीं, आप कंपेयर करके देखते हो, ये है कि पेड कोर्स कई लोगों ने ले रखे हैं लेकिन वो पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो मतलब एक वो चलन होता है, एक वो भेड़ चाल सी हो जाती है कि क्या पता यहां से कोई कमी नहीं रह जाए, क्या पता गौरव सर कहीं कमी रख दे, कि वो पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं तो वो कमी नहीं रखेंगे, वो पूरा पूरा देंगे। तो वहां पे पैसे देने के बाद भी कई लोगों का जी दुख रहा है, वो आते हैं मैं कभी कभार फेसबुक खोल के देख लेता हूँ ना, तो वहां पे किसी ने कोई कोर्स ले रखे होते हैं पेड, वो आधी रेट में बेचते फिर रहे कि मैंने फलानी कोचिंग का कोर्स लिया, आधी रेट में किसी की चाहिए तो ले लो। कोई तो मतलब पुस्तकें ले आते, ग्रंथ ले आए जैसे कोई, और उसको भी आधी रेट में बेच रहे, वहां नीलामी बोलियां चल रही है। मैं कहता हूं कोई भी चीज निर्णय लेने से पहले 2 बार 4 बार सोचो, उसको ऊपर समय दो, उसको परख करो उसकी, उसके बाद में उसके साथ में जाओ ना। जब हड़बड़ाहट में और फोड़ाफोड़ी घोड़ा फोड़ो ही क्यों, बस बाद में ध्यान पड़ा कि आ चीज तो यार गड़बड़ होगी। अब मैं आपको वन लाइनर के लिए इंतजार करवा रहा हूँ, ठीक है। अब कई जना मतलब कई पड़ गया चक्रा में और बिंग बाद में भी हाफ रेट में बेचता फिर रहा। ऐसी चीज के लिए आप जल्दबाजी जब करेंगे तो यही चीजें होंगी। मैं भी जल्दबाजी इसलिए नहीं करता हूं कि आपको फिर बाद में कहीं कोई किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। इंतजार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज ही मिलेगी, फिर आपको आधी रेट में बेचने की नौबत आने वाली नहीं है। चलिए
साथियों बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया की, ठीक है ना। आधी रेट वाली आजकल खेल खूब चल रही है। प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगी? देखो, प्रवेश जो है एंट्री लेवल कक्षा पर होगी। अब एंट्री लेवल में मान लो कोई स्कूल नर्सरी में है तो क्या नर्सरी में प्रवेश दे कि नहीं होगा? नर्सरी में भी नहीं है। कोई यूकेजी एलकेजी में भी प्रवेश नहीं होगा एंट्री लेवल पे, लेकिन प्रवेश पहली कक्षा में ही दिया जाएगा। आरटीई के तहत नर्सरी में आप चाहो कि 25% में एडमिशन हो तो नहीं होगा, एंट्री लेवल पे होगा, लेकिन कक्षा प्रथम में ही होगा और 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग और बालकों की निःशुल्क प्रवेश है। अब देखना समझना अब कि कक्षा 1 में ही आरटीई द्वारा प्रवेश की बाध्यता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कक्षा पहली के अंदर ही आरटीई के तहत एडमिशन होगा। अब थे बढ़ जाए कोई प्राइवेट स्कूल वालों बापड़ो है में जिद करे नहीं मैं पढ़िए आरटीई पढ़िए, आरटीई के तहत आपको एंट्री लेवल पे देनी है, नर्सरी में देनी पड़ेगी, वो नहीं दे, ठीक है ना, वहां जिद मत करना। तो यहाँ पे देखो PP5, PP3, PP4 इस तरीके चलता है, जैसे PP3, ठीक है ना, PP4 ये प्री प्राइमरी 3 वर्ष आयु, ठीक है, 3 वर्ष और इससे ज्यादा, PP यानी प्री प्राइमरी और 4 वर्ष आयु PP5, ठीक है, 5+। तो PP प्री प्राइमरी में एज 5+ हो तो बालकों के क्रमोन्नत होने के बाद केवल से सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इस चीज को समझना, इस चीज को नहीं समझाना तो ये लाइन कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको लिखी हुई ऐसे कि ऐसे मिलेगी और रटना पड़ेगा। इसको समझो कि आजकल देखो प्ले ग्रुप चलते हैं जैसे, ठीक है ना, प्ले ग्रुप में ही एडमिशन ले लेते हैं, नर्सरी में ले लेते हैं, ये सारी। अब उसके बाद में किसी बच्चे का एडमिशन करवा दिया, नर्सरी कक्षा में करवाया है, वो नर्सरी से फिर जैसे एलकेजी यूकेजी और फिर फर्स्ट में आया, तो वहां पे क्या होगा कि फर्स्ट में जब वो क्रमोन्नत होकर आया, यानी कि आगे पास होकर फिर क्रमोन्नत होकर वो फर्स्ट में पहुंचा है। अब ऐसे में पहले तो क्या है कि 25% पे एडमिशन देना है, ये प्रावधान था, लेकिन 2022-23 में थोड़ा सा संशोधन किया है। वो संशोधन ये है कि क्रमोन्नत होके बच्चे जो आए हैं ना भाई पहली कक्षा के अंदर, किसके अंदर, पहली कक्षा में जो क्रमोन्नत होके आए, उसके बाद जो शेष सीटें बचेगी ना, उस शेष सीटों पे, अब मान लो शेष 25% बची नहीं, तो जो शेष सीटें बचेगी ना उन पर आरटीई के नियम लागू होंगे, उसके अनुसार फिर प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें रोस्टर लगते हैं, फिर रोस्टर के आधार पे फिर प्रवेश दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, PP5+ यानी कि 5+ एज में वो क्रमोन्नत होकर बच्चा आया है, पहले से पढ़ रहा है, क्रमोन्नत होकर आया है, तो फिर बाद में वो जैसे पहली कक्षा में जैसे सीटें थी 40, ठीक है, सीटें पहली कक्षा में निर्धारित थी 40, अब 40 में से मान लो कि अपने आ गए 32 बच्चे आ गए क्रमोन्नत होकर, अब पीछे बची 8 सीटें, 8 ही बची ना, तो क्रमोन्नत होकर इतने तो आ गए। अब 8 सीटें जो है उसके अंदर जो है आरटीई के अनुसार एडमिशन दी जाएगा। अब यानी कि ये नहीं है कि जो क्रमोन्नत होकर आए 40 सीटें थी, क्रमोन्नत होकर आए तो उसमें से जैसे 10 सीटों पर एडमिशन देना है तो क्या 32 है तो 2 जनों को इनको निकालो, ऐसा नहीं होगा। जो शेष सीटें बची है उन पर दिया जाएगा, ये कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है, समझ गए, ठीक है। लॉटरी अनुसार वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। अब लॉटरी सिस्टम होगा, एक केंद्रीकृत लॉटरी सिस्टम होता है। अब डायरेक्ट जैसे सीटें बची 8, ठीक है, पीछे 8 सीटें बची, अब एडमिशन देना है, अब आवेदन आ गए ज्यादा, तो किसको दिया जाए कि मैंने पहले फॉर्म भरा तो मेरे को पहले दो, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है रैंडम यानी कि आप जैसे आप जीजीडी टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करते हो, ठीक है, तो वहां पे जो है आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है बार बार टेस्ट खोलते हो तो क्रम बदला हुआ मिलता है, सीक्वेंस बदली हुई मिलती है, वो होता है रैंडम तरीके से बदलता है, ठीक है ना। कौन सा कब पहले आएगा किसी को पता नहीं है, रैंडम फॉर्मूला चलता है वहां, ठीक है। ऑप्शन भी चेंज होते हैं, हर बार खोलने पर जैसे चेंज होगा तो नयापन जैसे लगता है उसके अंदर, ठीक है। इन बीच में मैं पढ़ाता थोड़ी ऐड भी कर दी, चलो की नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये भी रैंडम सिस्टम है, लॉटरी में भी रैंडम सिस्टम है, पहले आए पहले पाओ वाली बात नहीं है। फिर वो जो है एनआईसी द्वारा ही लॉटरी आयोजित करवाई जाती है, ऑनलाइन होती है सब चीजें, ठीक है। उसमें से फिर जो है रैंडम सिस्टम के अनुसार जो आता है उसको वरीयता दी जाती है, वरीयता सूची जारी होती है पहले, प्रवेश सीधी ये प्रवेश नहीं, वरीयता सूची के भाई इसका पहले होगा इसका बाद में होगा, इस अनुसार, ठीक है ना, ये रहता है सिस्टम। पात्रता, अब बात करें पात्रता की कि आरटीई के तहत जो 25% एडमिशन करने हैं उसमें पात्र कौन कौन है, ठीक है। तो पात्र होने के लिए देखो बालक निजी विद्यालय के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। परिक्षेत्र का मतलब है कैचमेंट एरिया, यानी कि जहां पे विद्यालय है उसके आसपास नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र जिसमें भी लगता है वो विद्यालय, उसके वहां का निवासी होना चाहिए, वहां रहने वाले होने चाहिए।
अब जैसे पता चला कि जैसे मैं सुमेरपुर रह रहा हूं, ठीक है, और मैं मेरे किसी बच्ची या बच्चे का जैसे एडमिशन करवाना चाहूं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझना, और मैं यहाँ पे सुमेरपुर में जैसे हो ही नहीं रहा, मैंने 2-4 फॉर्म लगा दिए, सुमेरपुर में जैसे नहीं आने का, नंबर आने का चांस नहीं है, तो मैं बाद में और कहीं पाली से लगा दूं, कहीं आसपास से लगा दूं, तो वहां पे मतलब वो है कि उस परिक्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, उनको ही वहां पे दिया जाएगा। उस परिक्षेत्र का नहीं है तो आपके एडमिशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। वहां आसपास रहने वालों का ही ये नियम लागू होता है, वो ही पात्र होते हैं इसमें, ठीक है। फिर देखो, बालक जो है दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से हो। अब ये क्या होते हैं दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त, इनमें बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है जो मैं अगली स्लाइड पे बताऊंगा आपको। इस कैटेगरी से होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे बीपीएल है, एसटी, एससी वगैरह, इनमें वर्ग दे रखे हैं सारे, वो मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। फिर देखो, अभिभावकों की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो, ये भी शर्त अनिवार्य है, उनको ही दिया जाएगा। अब जिनके मतलब 10 लाख रुपया कोई सालाना कमा रिया है, माने आरटी में फ्री देने के काम, फीस भरो और करो एडमिशन, मन थोड़ी दे किने इन इनाम दे के 2.5 लाख को कम है वार्षिक आय, तो इनको ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश आयु अनुरूप हो, ठीक है। अब आयु अनुरूप का मतलब यह है कि कक्षा 1 एंट्री लेवल है, यहाँ कक्षा 1 में प्रवेश देने के लिए 5 वर्ष से तो अधिक उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना, 5 वर्ष पूरे या 5 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। यूं नहीं है कि 10 साल के बच्चा थे को के पहली क्लास में एडमिशन दो, नहीं, 7 वर्ष से कम, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यह है पात्रता के लिए शर्तें हैं। अब देखो, असुविधाग्रस्त समूह क्या होता है वो समझना। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी शामिल है कि एक तो एसटी आ जाएंगे आपके, एससी आ जाएंगे, ये शामिल है। अनाथ, इनके बालक के बालक आगे जोड़ देना सब, ठीक है ना, बालक बालिका ये भी जोड़ देना, ठीक है। अनाथ कोई है बालक तो वो आ जाएंगे, ठीक है। एचआईवी या कैंसर प्रभावित कोई बालक या उन माता पिता के संतान है तो वो आ जाएंगे इसके अंदर। युद्ध विधवा के बालक, युद्ध में कोई विधवा हुई है तो उसके बच्चे जो हैं वो इसमें पात्र है। निःशक्त बालक है वो पात्र है। पिछड़ा या विशेष पिछड़ा वर्ग जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो पात्र है। और बीपीएल, ये है असुविधाग्रस्त की कैटेगरी, ठीक है, कि ये पात्र होंगे, बाकी पात्र नहीं है, ठीक है, इनके अलावा पात्र नहीं है, यही कर सकते हैं। अब इनको एडमिशन कराना है तो इनके आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी तो जरूरी है। आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो देखते हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब तो सुविधाएं हो गई, यूट्यूब पे वीडियो बता देते, पहले पूछना पड़ता था किसी को कि भाई क्या क्या चाहिए, लिस्टें दे जो, वो करो, ये सब। तो ये है डॉक्यूमेंट्स। जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, यदि उपलब्धि नहीं है तो, कि जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं, तो मैंने आपको आरटी 2011 वाली पढ़ाई थी, उसके अंदर बताई थी, यही चीजें बताई थी कि अस्पताल या नर्स एएनएम का रजिस्टर वो भी मान्य है, ठीक है। आंगनवाड़ी अभिलेख, आंगनवाड़ी में एडमिशन कराया वो भी तिथि यहां से मान्य है। आधार कार्ड मान्य है, ठीक है ना, आधार कार्ड भी मान्य है, ये सारी चीजें मान्य है। और इसके अलावा जो है अभिभावक अपने क्या कहते हैं स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखो, निवास प्रमाण पत्र, और क्या चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अब निवास प्रमाण पत्र में जैसे मूल निवास आ गया आपके, ठीक है, आधार कार्ड आ गया, वोटर कार्ड आ गया, ये भी मानते हैं, वोटर कार्ड को भी माना है, वोटर आईडी जो होती है उसको माना है। लाइट और पानी के बिल भी मान्य है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है कि ये जो है पात्र, मतलब निवास प्रमाण पत्र के अंदर ये भी चाहिए, तो निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। अब देखो प्रक्रिया और आगे क्या रहती है कि अभिभावक जो है www.rajpsp.nic.in से पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आवेदन कहां से होगा, वो यहां से होगा, इस पोर्टल से। अब एनआईसी को देखो ठेका दिया है बनाने का, तो एनआईसी ने ये पोर्टल जारी कर दिया, ये वेबसाइट के, इस वेबसाइट पे पूरी अब प्रक्रिया पूरी अंदर जो कौन से डॉक्यूमेंट चढ़ेंगे क्या है, जैसे आप भर्ती के फॉर्म भरते हो उसी तरीके से इनके भी फॉर्म भरे जाते हैं। वरीयता के आधार पे वहां पे भी स्कूल चयनित करनी पड़ती है, सारी चीजें, तो ये इस तरीके से चलेगा। राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप, एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप से भी यह आवेदन किया जा सकता है। सुविधा सारी की सारी है, सब सुविधाएं हैं, और ये किसमें मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनके अंदर ही है, ठीक है। और मान्यता किस में मिलेगी, किस में निरस्त होगी, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आरटी पूरा अपन पढ़ के आए हैं, फिर इस कक्षा तक पहुंचे हैं, ठीक है ना।
तो जो नए विद्यार्थी हैं वो पिछली क्लासेस देख लें, और क्लासेस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम समूह पे उपलब्ध करवाई जाती है, जहां लगभग 90,000 विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और ये पीडीएफ जो है लगभग आपको रात के समय मिलती है हर क्लास की। और उसके अलावा भी आप सिर्फ पीडीएफ के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि कंटेंट तो भरा पड़ा है चारों तरफ, आपको समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। तो क्लास देखें, उसके बाद में आप नोट्स बनाने के लिए उन पीडीएफ का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है बार बार आपको स्क्रीनशॉट लेने का जो समय देना होता है सॉरी, वो याद नहीं आता कि स्क्रीनशॉट लेना है, फ्लो में निकल जाता है, याद ही नहीं आता। ठीक है ना। अब देखो, प्रक्रिया में विभिन्न और ध्यान दिए जाने वाली बातें इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं। मैं पूरी चीजें वो ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अपने समय बचाना है और समय बचाकर संपूर्णता की ओर बढ़ना है। ठीक है ना। चलिए, और ध्यान देने लायक बातें क्या है कि चयन जो है केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया के जरिए एनआईसी द्वारा होगा। ठीक है, एनआईसी करेगा। अब एनआईसी पोर्टल उनके द्वारा संचालित है, तो वो इसको संचालित करवाएंगे। ठीक है ना, राज्य सरकार के निर्देशों पर, तो उनके द्वारा होगा, केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा, एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा। ये प्रवेश सूची, ये प्रवेश है तो केवल वरीयता सूची होगी। ठीक है ना, ये जो लॉटरी के बाद में जो सूची देगा वो सिर्फ वरीयता सूची होगी, कि वरीयता क्रमांक के अनुसार सूची होगी, वो फाइनल एडमिशन लिस्ट नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। प्रवेश रोस्टर प्रक्रिया के आधार पर होगा, जैसे आपके भी जैसे भर्तियों में रोस्टर लगता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी रोस्टर प्रक्रिया के आधार पर होगा कि भाई इतनी सीटें निर्धारित है, उसमें से इतनी सीटों पर देना है। अब जैसे 40 का मानक फिक्स कर दिया, ठीक है, 40 के मानक के अनुसार नहीं है, कम ही है, सीटें कम है, तो उसमें से फिर जो है डिवाइड करके 25% इनकी, और ऐसे इस तरीके से रोस्टर लगता है। ठीक है ना। अब जितनी सीटें पीछे बची उस तरीके से रोस्टर लग के फिर वहां पे दिया जाता है। तो आपको ये मुख्य जो बातें याद रखनी है वो चीजें ये है। प्रश्न जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। ठीक है। आरटी परिवेदनाएं, यदि कोई परिवेदना है, जैसे कि किसी ने फर्जी एडमिशन का कोशिश कर दी और फर्जी डॉक्यूमेंट बना के और किसी के ध्यान में आता है, तो वो परिवेदना कहां पेश की जाए और परिवेदनाओं का निस्तारण कैसे होगा, उसकी बात है कि परिवेदनाओं का निस्तारण सीबीओ या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी, उनके द्वारा ये इन परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाएगा। और इन कमेटी में कौन होगा, देखो, जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और आरटीई प्रभारी। अब जैसे प्रभार किसी को दिया हुआ है, जैसे सहायक कनिष्ठ को दिया हुआ है या कोई भी, तो वो आरटीई प्रभारी और ये बाकी 2 शामिल होंगे। ये चीजें इसके अंदर आएगी। ये परिवेदनाओं का क्या करेंगे, निस्तारण करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है, यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा के अंदर, एंट्री लेवल की जो कक्षा है, उसमें एक भी नॉन आरटीई प्रवेश नहीं है। अब नॉन आरटीई से तो जो 25% देने हैं वो है, नॉन आरटीई का मतलब है कि एक भी एडमिशन दूसरा हुआ ही नहीं। ठीक है, आरटीई के अलावा कोई एडमिशन नहीं हुआ है, नहीं होता है, तो उस विद्यालय में आरटीई प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि आरटी के नियम ये कहते हैं कि जितने कुल सीटें हैं ना, उनकी 25% सीटों पर एडमिशन देने हैं, लेकिन दूसरी जो एडमिशन हुए ही नहीं है, तो वो 25% कैसे हुए, फिर वो तो जो जैसे पूरे 100% हो जाएंगे, जितने आरटी के तहत ही एडमिशन हुए हैं वो 100% हो जाएंगे। तो जहां पे एक भी एडमिशन नहीं हुआ है वहां नॉन आरटी, तो वहां पर प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है, और ये कूट मिलान वाले जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर आने की पूरी संभावना मुझे लगती है। ठीक है ना, इनको हल्के में मत लेना, बहुत बढ़िया टॉपिक है और प्रश्न बहुत बढ़िया बनते हैं, और जिस तरीके से बनते हैं उस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बताई है इसके अंदर। अब आपको बताई नहीं, समझाई और याद करवाई है, अब आपको भुनाना है, और भुनाने के लिए आप लोगों को शैक्षिक परिदृश्य की पूरी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज जितने प्रश्न जिस तरीके से बनते हैं सारी मात्र 51 रुपए के अंदर 51 की 3 दी है, जिसमें आपके पूरा ही ये सिलेबस, यानी कि आपका जो ये राजस्थान से संबंधित और सारा है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, आरटीई वगैरह सब 51 की 3 टेस्ट सीरीज दी गई है, और तीनों के अंदर कंप्लीट टॉपिक विद सारे प्रश्नों के साथ में सब कुछ दिया गया है। प्रैक्टिस करें, अभ्यास जरूरी है, तो आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है कि आप एक अच्छे लेवल पे और बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में अभ्यास कर सकते हैं। तो जीजीडी ऐप पर है, ये बता दूं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अभ्यास कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये टॉपिक जैसे पढ़ते हो उसके बाद में अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए, ये कहने का उद्देश्य है। जिला शिक्षा अधिकारी
सत्यापन दलों को भी का भी गठन करेंगे, ठीक है ना। अब जिला शिक्षा अधिकारी जो है इनका भौतिक सत्यापन भी होगा। अब जैसे वहां पे डॉक्यूमेंट लगा दिए कई अभिभावकों ने सारे, तो उसके बाद में जो है इनका जैसे आयु संबंधी प्रमाण पत्र है, ठीक है। अब आयु संबंधी प्रमाण पत्र में विकल्प दिए हैं, लेकिन वो जब भौतिक सत्यापन होगा ना उससे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना जरूरी है, ये भी एक प्रावधान है। तो भौतिक सत्यापन के लिए सत्यापन टीमें भी गठित होगी। एक तो ये सत्यापन टीमें साधारण सत्यापन टीमें होगी, ठीक है, जो उनके परिक्षेत्र के उनका सत्यापन करेगी, जिसमें जो एक तो होता है मुख्य मेन राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर होता है, और एक व्याख्याता, और उनको शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना, व्याख्याता है या उनके अनुसार उसमें शामिल करते हैं। एक होते हैं विशेष सत्यापन दल। विशेष सत्यापन दल क्या होते हैं, सैंपल चेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, सैंपल चेकिंग के रैंडम कोई भी स्कूल में उठाते हैं। अब जैसे कोई भी अधिकारी जैसे विद्यालय में आ गया तो वो कोई चीज चेक करनी है, बच्चों का होमवर्क चेक करना है या कोई भी करना है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हर एक बच्चे की नहीं की जाती है कि वो बैठ कर दो है पूरे 6 घंटे चेक करे, ऐसा नहीं होगा। वो सैंपल चेकिंग करेंगे, किसी भी बच्चे की ले ली 2-4 की, और फिर देखेंगे कि हाँ वो, तो ये सैंपल चेकिंग भी जो है विशेष सत्यापन दल भी गठित होते हैं, जो सैंपल चेकिंग करते हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी के वहां से गठित होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों आपके आती है मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निजी प्रवेश से संबंधित जो भी मुख्य जितनी चीजें हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। वैसे तो अब यदि आप डॉक्यूमेंट इनके डाउनलोड करो साइट से तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे 100 पेज के भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट चीजें यानी जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है, एग्जाम में प्रश्न जिस अकॉर्डिंग बनते हैं, वो सारी चीजें मैंने क्लास में देने की कोशिश की है। अब देखो ज्ञान का दायरा, ज्ञान अनंत है, जितना दायरा बढ़ाना चाहो बढ़ाना है, लेकिन ये चीजें कंठस्थ होनी चाहिए और ये चीजें आपको पिछड़ने नहीं देगी, क्योंकि आप इसको करने के बाद में किसी से भी जो कहीं कोई जैसे कोई कोचिंग में कर रहा है या आपका कोई विश्वास है कि वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, उससे डिस्कस करके उससे पूछ कर देखे कि आपका लेवल वास्तव में सही है या नहीं है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपने आप को उससे बेहतर पाओगे जब ये चीजें पढ़ो। क्यों, ज्यादा भ्रम में माया जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। जो इसे समझते हैं वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और ये चीजें जब कवर हो जाती है ना, बहुत अच्छी पोजीशन में आप हो, उसके बाद में आप दायरा बढ़ाने की सोच सकते हो। जब तक यही याद नहीं है, आप समझ जाओ कि आपको इससे आगे दायरा नहीं बढ़ाना है, ये चीजें याद हो गई, फिर आप दायरा बढ़ाने की सोचो कि इतना मुझे बिल्कुल कंठस्थ है, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका हूं या आ चुकी हूं, उसके बाद में आप जितना मर्जी उतना दायरा बढ़ा दीजिए, कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य है, ठीक है ना, ये जरूर कर लेना, प्रश्न बहुत बनेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।